हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैरिस्टर बाबू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ दो चैप्टर जो है बीएनएस के कंप्लीट कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि चैप्टर थर्ड है, जो कि जनरल एक्सेप्शंस के साथ डील करता है। अब जनरल एक्सेप्शन क्या है, क्या हमारी इसमें लायबिलिटी बनती है, इस सारी बातों को हम इसमें देखेंगे। देखिए, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि हमारे क्राइम की स्टेजेस क्या होती हैं और क्या उसके एसेंशियल होते हैं। इसकी सबसे दो चीज़ें आप याद रख लीजिए, एक मेंस रिया और एक एक्टस रिया। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, जब तक हम किसी एक्ट को क्राइम में या ऑफेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इनके लिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारी मेंस रिया सबसे पहले होनी चाहिए, उसके साथ के साथ हमारा एक्ट भी होना चाहिए। लेकिन जो जनरल एक्सेप्शन नहीं, हाँ, हमारी मेंस रिया की जो है क्रिमिनल लाइबिलिटी को जो है वो बिल्कुल जीरो कर देता है। यहाँ हमारी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती, कोई भी किसी भी तरह की। हमारी मेंस रिया यहाँ पे कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं, कुछ सेक्शंस बताए हुए हैं जहाँ पे कि ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हमारा केस इन सेक्शंस में फॉल करता है तब हमारी लाइबिलिटी जीरो होगी, वरना नहीं होगी। देखिए, ये चैप्टर थर्ड में डील करता है। ये सेक्शन 14 से लेकर 44 तक जो है डील करता है हमारा जनरल एक्सेप्शंस। अब जनरल एक्सेप्शन को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक एक्सक्यूजेबल, एक जस्टिफाइएबल। अब एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइएबल एक्ट क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप एक्सक्यूजेबल जो सेक्शंस हैं उनको आप मेंशन कर लीजिए, कौन कौन से हैं। सेक्शन 14, सेक्शन 17, सेक्शन 18 एंड सेक्शन 20 टू 24। ये सारे जो सेक्शन हैं ये हमारे एक्सक्यूजेबल एक्ट के अंदर आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग हमारे सेक्शन बनते हैं वो जस्टिफाइडेबल में एक्ट में जो है माने काउंट किए जाते हैं। अब एक्सक्यूजेबल एक्ट कौन से होते हैं हमारे, देखिए, कई बार हम कोई भी काम करते हैं तो जहाँ पे हम मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो काम कर देते हैं, वो क्या है, हमारे एक्सक्यूजेबल एक्ट हो जाते हैं कि हमने जानबूझ के नहीं किया, हमसे गलती से ये काम हो गया है। तो हमें वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस मिल जाती हैं, हमें एक्सक्यूज मिल जाता है ये काम करने के लिए कि ये काम करना ज़रूरी था और इसकी वजह से हमें इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज किया जाए, हमारी इस पर कोई लाइबिलिटी ना क्रिएट की जाए। दूसरी हम बात करते हैं जस्टिफाइबल एक्ट की। जस्टिफाइबल क्या है कि हमने वो अपनी प्रॉपर मेंस रिया के साथ तो किया है, लेकिन हमने उन सर्कमस्टांसेस के अंदर किया है जिससे कि हमारा एक्ट जस्टिफाइड हो जाए कि हमें ये काम करना ज़रूरी था, क्योंकि हालात कुछ इस प्रकार थे। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ इनसेन पर्सन की। एक इनसेन पर्सन है, वो अगर कोई क्राइम कमिट कर देता है, किसी को कोई ग्रेवियस हर्ट कर देता है या किसी का मर्डर कर देता है या कोई भी ऑफेंस कर देता है, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, कुछ भी कर देता है, वहाँ उसकी मेंसरिया भी है, एक्टसरिया भी है, लेकिन उसका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मेड पर्सन की अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती, को उसको एक रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो कौन सा एक्ट और क्या कर रहा है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इसलिए जनरल एक्सेप्शन को हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक एक्सक्यूजेबल और एक जस्टिफाइबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जस्टिफाइबल के साथ साथ, सॉरी, जनरल एक्सेप्शन में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। जो भी पर्सन कोई भी प्ली ले रहा है कि मेरा एक्ट जो है वो जनरल एक्सेप्शन के साथ फॉल करता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन के ऊपर होगा। इट मीन्स, सबसे पहले देखिए, हमने एक बेसिक प्रिंसिपल क्या हमारा क्रिमिनल लॉ में कि प्रोसिक्यूशन जो है बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसके ऊपर, वो प्रूफ करेगा अपना केस कि एक्यूज ने जो है ये क्राइम किया है। लेकिन यहाँ पे जो है सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है जब हम जनरल एक्सेप्शन में या मर्डर के एक्सेप्शन में अपना केस फॉल करते हैं, कहते हैं कि कोर्ट से कि हमारा केस इसके अंदर आता है, तब वहाँ पे जो है सिचुएशन चेंज हो जाती है और हमारा बर्डन प्रूफ प्रोसिक्यूशन के बजाय एक्यूज के ऊपर आ जाता है। ये हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे जो कि हमारा बीएसए एक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम सेक्शन 14 की बात करते हैं। सेक्शन 14 किस बारे में बात करता है, देखिए, यहाँ पे सेक्शन 14 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। ये हमारा जो है एक मैगजीम के ऊपर बेस्ड है सेक्शन, जो कि कहता है इग्नोरेंस या फेसिड डॉट एक्सक्यूज। इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कोई फैक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो काम कर दिया जिससे कि वो एक ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया, तब ये यहाँ पे हमारा क्या है, हम प्ली ले सकते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, कि हमें उस फैक्ट के रिगार्डिंग कोई भी हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारी जो लाइबिलिटी है उसको ना क्रिएट की जाए, हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी बिल्कुल भी ना ठहराई जाए। देखिए, नथिंग इज कंसिडर एन ऑफेंस इफ ए पर्सन ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। ये चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए।
उसको लगना चाहिए कि यहाँ हमारी मेरी एक लीगल लीगल ड्यूटी है जो वो बनती थी, जिसके तहत मैंने ये काम किया है, जिसके अंडर हमने ये काम किया है। लेकिन अगर आपने मिस्टेक ऑफ लॉ के थ्रू ये काम किया है, तब आपको कोई भी लाइबिलिटी सॉरी कोई भी यहाँ पे आपको एक्सक्यूज नहीं मिल जाएगा, कोई भी आपके यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी, आपका केस जो है जनरल एक्सेप्शन के अंडर फॉल नहीं करेगा। अब इसकी जो पूरी मैगज़ीम है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। इग्नोरेंशिया फेसिट डॉट एक्सिक्यूट इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सिक्यूट इग्नोरेंस ऑफ अ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस या मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता कोई भी चीज़ का। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो पर्सन है, सी पर्सन, अब बी पर्सन ए को कहता है कि सी के पास जाओ, उसके पास मेरा एक पेन है, उसको लेके आ। लेकिन यहाँ पे सी के पास भी एक बंदा खड़ा था, डी पर्सन, जो कि उसको नहीं पता था। अब यहाँ पे सी को समझ के वो डी के पास चला जाता है, ए पर्सन, अब वहां से वो उससे पेन लेके आ जाता है। ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी। उसको नहीं पता था कि सी कौन है, डी कौन है। यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन यहीं पे सिचुएशन दूसरी आ जाती है, लेकिन उसको पता है जो डी पर्सन है वो सी नहीं है, वो डी ही है, लेकिन जानबूझ के वो डी पर्सन से वो पेन ले आता है या छीन के लेके आता है। तब यहाँ पे वो इस चीज की एग्जाम्पशन नहीं ले सकता कि जी मेरा केस जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आता है, मुझसे मिस्टेक हुई है, मुझे फैक्ट नहीं पता था कि सी पर्सन जो है वो डी नहीं है या डी पर्सन जो है वो सी नहीं है। यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी बनती है। ये फर्क होता है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके इंग्रेडिएंट्स। देखिए सबसे पहले 14 सेक्शन 14 में क्या इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। सबसे पहले द पर्सन वाज बाउंड बाय लॉ और हैज बिलीव दैट ही वाज बाउंड बाय लॉ टू डू द एक्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए एक पर्सन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो लीगल है, मैं उसके लॉ के थ्रू बाउंड हूँ उस काम करने के लिए, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो लॉ के अंदर सही है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, वो बिलीफ जो है हम कर रहे हैं वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो भी वो काम कर रहा है वो गुड फेथ में करता हो, यानी कि उसकी मेंस रिया नहीं होनी चाहिए, वहां पे उसकी इंटेंशन गिल्टी नहीं होनी चाहिए। यदि उसकी इंटेंशन गिल्टी है तो वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं करेगा। अब गुड फेथ क्या है, गुड फेथ सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 में जो है हमने पढ़ा था, उसमें क्या है, गुड फेथ का मतलब है कोई भी पर्सन काम करता है ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ। अगर इन चीजों के साथ वो मिलके कोई काम करता है तब हम उसको गुड फेथ में कहेंगे, अदरवाइज वो हम गुड फेथ में उसको जो है इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसके साथ एक केस आता है आर वर्सेस टॉल्सन। अब आर वर्सेस टॉल्सन क्या है, मैं उसे फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे एक लेडीज थी, उसकी शादी हो रखी थी एक पर्सन के साथ, लेकिन वो 7 साल से जो है मिसिंग था। अब उसने बहुत कोशिश की कि अपने हस्बैंड को ढूंढने की, पुलिस में कंप्लेंट भी की, पोस्टर्स वगैरह भी लगवाए, जो भी वो कर सकती थी उसने सब काम करे। लेकिन 7 साल होने के बाद उसको, नहीं यहाँ पे 7 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, थोड़ा टाइम बाकी था, लेकिन उसके बाद उसने सेकंड मैरिज कर ली। अब जैसे ही उसने सेकंड मैरिज की, यहाँ पे उसका हस्बैंड जो है मिल जाता है, वो आ जाता है। अब यहाँ पे उसका हस्बैंड उसके ऊपर केस फाइल कर देता है बाई गई गेमी के लिए कि उसने मेरे होते हुए उसने सेकंड मैरिज करा ली। अब यहाँ पे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो है वो प्ली लेती है। कोर्ट ने उसकी प्ली को एक्सेप्ट भी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने गुड फेथ में वो काम किया, साथ के साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। यहाँ पे उसको नहीं पता था कि उसका हस्बैंड जिंदा है, उसको लगा था कि उसका हस्बैंड मर गया है, 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और साथ के साथ उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अपने हस्बैंड को जो है ढूंढने की, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हस्बैंड नहीं मिला, तब जाके उसने जो है सेकंड मैरिज कराई। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, उसको नहीं पता था कि उसका हस्बैंड जिंदा है, इसलिए उसको यहाँ पे उसकी प्ली को जो है एक्सेप्ट किया गया था। अब देखिए हम केस की बात करते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सीओ मंगल सिंह के बारे में। यहाँ पे क्या हुआ था कि पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग पे जा रही थी, सडनली उनके ऊपर जो है अटैक हो जाता है। अटैक होने के बाद डिप्टी कमिश्नर जो है यहाँ पे ऑर्डर करता है अपनी पुलिस फोर्स को कि एक ओपन फायर करने के लिए। जो कि जैसे ही वहाँ पे फायरिंग स्टार्ट होती है, वहाँ पे किसी पर्सन की जो है डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा कि जी हमारा एक्ट जो है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि हमें ज़रूरी था, सरकमस्टांस ऐसे हो गए थे कि हमें फायरिंग करनी पड़ी। यहाँ पे उन्होंने ये प्ली ली थी, कोर्ट ने उसकी प्ली को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनका जो ऑर्डर था, जिसने डिप्टी ऑफ कमिश्नर जो ऑर्डर दिया था अपनी पुलिस फोर्स को, वो जस्टिफाइड था। यदि वो ऑर्डर ना देता तो उनके ऊपर अटैक हो जाता, हो सकता था उनकी भी, उनको इंजरी हो जाती या उनकी भी डेथ हो सकती थी। यहाँ पे क्या हुआ था, ये
केस में जो है हेल्ड हुआ था। अब एक केस है आर वर्सेस लेवेटे। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते थे। वाइफ जो है वो कर्टन के पीछे छिपी हुई थी, पर्दे के पीछे। अब लेकिन हस्बैंड को लगा कि उसके घर में कोई भी चोर आ गया है। उस चीज को वो प्रिवेंट करने के लिए कि मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, तो यहाँ पे उसको एप्रीहेंशन थी कि मेरे ऊपर कोई इंजरी ना हो जाए, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे एक गन शॉट किया, वहाँ पे जो एक फायर किया। फायर में उसकी वाइफ की जो है डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे वो प्ली लेता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की प्ली क्यों लेता है? क्योंकि उसको नहीं पता था कि पर्दे के पीछे कौन है, उसकी वाइफ है, कोई थीफ है, या कोई अदर पर्सन है, या सिर्फ या हो सकता है कोई भी चूहा बिल्ली हो, जिसकी वजह से उसको लगा कि यहाँ पे कोई है। लेकिन उसको एप्रीहेंशन थी कि यहाँ पे एक चोर है जो कि मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की उसने प्ली ली थी और कोर्ट ने उस प्ली को जो है एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे उसको जो है क्रिमिनलिटी लाइबिलिटी उसकी जो है 0 बताई गई थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 की, जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग बात करता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग हम प्ली ले सकते हैं, क्योंकि हमें फैक्ट क्या है कुछ भी हो सकता है कि हमें नहीं पता कि वो चीज़ सही है गलत है, कोई पर्सन हमें मिसगाइड कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके रिगार्डिंग। तो इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो है हम प्ली को कोर्ट जनरली एक्सेप्ट करती है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ की हम ये कभी भी प्रिज्यूम नहीं करते कि किसी को भी इस लॉ की नॉलेज नहीं है। ये एप्लीकेबल होता है इवन फॉरेनर्स पे भी। यदि हमारे फॉरेन कंट्री से कोई हमारी कंट्री में आ रहा है, तब भी हम उसको यही प्रिज्यूम करेंगे, सेल्फ प्रिज्यूम करेंगे कि उस पर्सन को हमारे इंडिया के लॉ की सारे लॉ जितने भी हैं उसको पता है कि ये काम करना सही है गलत है, या ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है या नहीं है। इसलिए कभी भी मिस्टेक ऑफ लॉ हम एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की प्ली को जो है एक्सेप्ट करते हैं। स्टेट दैट एन एक्शन इज नॉट एन ऑफेंस इफ डन बाय समवन हु इज लीगली जस्टिफाइड। देखिए, लीगली जस्टिफाइड होना चाहिए। यदि आपने कोई भी काम किया जो कि लॉ के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाइड है, यदि आप प्राइवेट डिफेंस में किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जस्टिफाइड है आपका एक्ट। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को भी तो प्रिवेंट करना है। लेकिन who due to mistake of fact not of law in good faith believe they are legally justified in doing it। लेकिन वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग वहां पे कोई भी काम कर देता है, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि लॉ में हम प्रिज्यूम करेंगे उस पर्सन को पता है हमारे लॉ के बारे में, साथ ही उसने गुड फेथ में वो काम किया है। अब किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, आपने प्राइवेट डिफेंस में उसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पे गुड फेथ भी था, ड्यू केयर एंड अटेंशन भी था। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को भी प्रिवेंट करना है। साथ के साथ यहाँ पे जस्टिफाइड बाय लॉ है, हमें लॉ ये पावर देता है कि हम अपनी बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करें, अपनी प्रॉपर्टी को जो है प्रोटेक्ट करें। इसलिए क्या है, ये प्राइवेट डिफेंस में चला जाएगा हमारा एक्ट जो है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे अब देखिए इसकी एक एग्जांपल देखिए। सबसे पहले ए सी जेड कमिटिंग मर्डर। ए को लगा कि जेड जो है मर्डर कर रहा है, या उसने देखा कि जेड मर्डर कर रहा है। ए एक्टिंग इन गुड फेथ। अब गुड फेथ में देखिए यहाँ पे आ गया गुड फेथ। गुड फेथ में उसने एक्ट किया। क्या किया? सीज जेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर दी प्रॉपर अथॉरिटी। उसने जेड को जो है पकड़ लिया, और साथ के साथ वो एक प्रॉपर अथॉरिटीज के, पुलिस के पास, मजिस्ट्रेट के पास, किसी के पास भी उसको ले जाके वहां पे उन्होंने हैंड ओवर कर दिया जेड को। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्यों? क्यों नहीं किया उसने कोई भी ऑफेंस? क्योंकि सबसे पहले उसने गुड फेथ में काम किया। दूसरा, जस्टिफाइड बाय लॉ है उसका एक्ट। हो सकता है कि जेड जो है वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा हो, जेड के ऊपर अभी लाइबिलिटी हम अराइज नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ ए की बात हो रही है, क्या ए ने कोई भी ऑफेंस किया है या नहीं किया? ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। सबसे पहले उसने गुड फेथ में किया, जस्टिफाइड बाय लॉ था। साथ के साथ उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू वो काम किया था। उसको लग रहा था कि जेड ने जो है मर्डर कमिट किया, लेकिन जेड जो है एक्चुअली में सेल्फ डिफेंस में अपना वो काम वहां पे कर रहा था। अब इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके? जस्टिफाइड बाय लॉ, पर्सन वाज जस्टिफाइड बाय लॉ और हैज बिलीव दैट ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। सबसे पहले जस्टिफाइड होना चाहिए हमारा एक्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कि हमने वो लॉ के एक दायरे में रह के वो काम किया है, कि यदि हम वो काम ना करते तो हो सकता है वो हमारे अगेंस्ट चला जाता, तो इसलिए वो जस्टिफाइड है। सेकंड, बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हमारा जो बिलीव है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है किसी के ऊपर अटैक करना ये क्या है, ये एक ऑफेंस है। लेकिन अगर हम प्राइवेट डिफेंस में वो काम करते हैं तब वो एक ऑफेंस नहीं है। इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए यहाँ पे, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए। जानबूझ के आपने वो काम नहीं करना, आपको पता है कि ये एक किसी को जानबूझ इंटेंशनली किसी को हर्ट करना ये एक ऑफेंस है, लेकिन अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग किसी पर्सन को हर्ट कर देते हो,
यहाँ पे यहाँ पे आपका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड है। थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स है वो बात करता है गुड फेथ के रिगार्डिंग। हमारा गुड फेथ होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप लोग याद रखिए। जब तक हमारा किसी भी एक्ट में गुड फेथ नहीं होगा तब तक हम उस एक्ट को जस्टिफाइड नहीं कर सकते, ना ही हम कोई भी प्ली वहाँ पे ले सकते। अब देखिए मैं इसकी एक बार आपको बेरेट की लैंग्वेज जो बता देता हूँ उसमें क्या बताया है। एक मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और था, सॉरी केस लॉ था, अ, चिरंजीव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक एक्यूज के जो बेटा था वो जंगल में गया हुआ था। अब जाने के साथ साथ वो भी साथ में था, लेकिन उसको इल्यूजन हुआ, इसको ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को जो है, मेरा बेटा जो है वो ऑटोमेटिकली या किसी भी तरीका से वो एक टाइगर में कन्वर्ट हो गया है। उसको ये इल्यूजन हो गया था कि भाई ये अब मेरे ऊपर अटैक करने लगेगा। जैसे ही उसका बेटा उसके पास आ रहा था उसको एक फोबिया हो गया कि हाँ ये जो मेरा बेटा है अब ये एक टाइगर के रूप में हो गया है, टाइगर में कन्वर्ट हो गया है, एनिमल में, और ये मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और वो इस इल्यूजन के अंडर वहाँ पे अपने बेटे की जो है डेथ कर देता है, वहाँ पे फायर कर देता है। अब यहाँ पे उसने प्ली ली मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, साथ के साथ जस्टिफाइड बाय लॉ की। क्यों? अब उसने कोर्ट ने उसकी प्ली को एक्सेप्ट भी किया था। अब यहाँ पे क्यों एक्सेप्ट किया था देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे उसने गुड फेथ में वो काम किया था क्योंकि उसको इल्यूजन हुआ था, उसको लग रहा था कि उसके बेटा जो, सॉरी जो टाइगर जो है उसके ऊपर अटैक करेगा। इसने अपने प्राइवेट डिफेंस में वहाँ पे एक्ट किया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी जानबूझ के अपने ही बेटे को हार्म क्यों करेगा, क्यों उसकी डेथ करेगा। कोर्ट ने इसकी प्ली को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया और यहाँ पे उसकी जो लाइबिलिटी है वो जीरो थी। अब मैं बेरेट की लैंग्वेज आपको जो है बताता हूँ कि इसमें बेरेट की लैंग्वेज में क्या है। देखिए देखिए सेक्शन 40 में सबसे पहले पढ़िए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आ गई, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं वो ऑफेंस नहीं है यदि वो पर्सन कोई भी काम करता है बाय रीजन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यदि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू वो काम करता है, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होनी चाहिए। थर्ड, बिलीव्स इन गुड फेथ, यहाँ पे गुड फेथ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। साथ के साथ उसको ये बिलीव होना चाहिए कि वो जो पर्सन काम कर रहा है वो बाउंड बाय लॉ है उस काम को करने के लिए। इसका देखिए एग्जांपल देखिए, ए ए जो है एक सोल्जर है, वो फायर करता है एक मॉब पे, किसके ऑर्डर थे, अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर से, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, वो लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है फायर करता है। यहाँ पे देखिए वो बाउंड बाय लॉ था क्योंकि उसके सुपीरियर ने उसको ऑर्डर दिया था, इसलिए वो बाउंड बाय लॉ था। सेकेंडली वहाँ पे गुड फेथ में क्या था, क्योंकि वहाँ पे मॉब आ रही थी और सुपीरियर ऑफिसर को लगा था कि ये हो सकता है हमारे ऊपर ही अटैक कर दे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे नथिंग इज एन ऑफेंस, यहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो फुलफिल हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट, कोर्ट का ऑफिसर है ए पर्सन, उसको जो है कोर्ट के थ्रू ऑर्डर मिला था कि वाई पर्सन को जो है अरेस्ट करना है, लेकिन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, जो जेड पर्सन है उसको वो बिलीव करता है कि ये ही वाई पर्सन है, वो जेड पर्सन को जो है अरेस्ट कर लेता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसको नहीं पता था कि जो जेड पर्सन है वो वाई है या नहीं है, लेकिन उसने ये बिलीव करते हुए कि वही जेड पर्सन है, सॉरी जेड जो पर्सन है वो ही वाई है, इसके थ्रू उसने उसको जो है अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ की सेक्शन 17 के रिगार्डिंग। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया है, नथिंग इज एन ऑफेंस, यहाँ भी वही चीज़ बताई है, कोई भी ऑफेंस नहीं है, विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, यहाँ पे लॉ ने उसको जस्टिफाई किया है उसके एक्ट को, क्योंकि सरकमस्टांसिस कुछ ऐसे थे जिसके वजह से उसको वो काम करना था, या जो भी काम उसने किया था वो जस्टिफाइड बाय लॉ था कि हाँ ये काम आपको करना ज़रूरी था। हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग उसने जो है वो काम किया है। इन गुड फेथ, गुड फेथ होना चाहिए। बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, यहाँ पे बिलीव भी होना चाहिए क्योंकि उसने जो वो काम कर रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए सी जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए बी अ मर्डर, ये एग्जाम्पल मैं हालांकि कवर कर चुका हूँ लेकिन फिर भी आप रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ए को लगता है जेड जो है एक मर्डर कमिट कर रहा है,
ए इन एक्सरसाइज, अब यहाँ पे देखिए प्राइवेट पर्सन के पास भी ये राइट है कि यदि वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस देखता है या कोई भी प्रोक्रेमिनेशन ऑफेंडर को देता है तो उसकी वो एक प्राइवेट पर्सन की भी यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है कि उस पर्सन को ले जाके सीज करके वो एक प्रॉपर अथॉरिटी को, पुलिस अथॉरिटी को या जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है जो भी टेक केयर करेगी, यहाँ पे अरेस्ट करेगी, उनको वो जाके दे। यहाँ पे क्या है, ए इन एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सटर्डिंग इन गुड फेथ। देखिए यहाँ पे उसने गुड फेथ में काम किया, ऑफ द पावर विच लॉ गिव्स ऑल पर्सन ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डर इन द फैक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि लॉ ने यहाँ पे सबको पावर दी हुई है, उनको लगता है कोई भी मर्डर घूम रहा है, कोई भी या देखता है कि किसी ने कोई मर्डर किया है, कोई भी कॉग्निजेबल एक ऑफेंस किया, ये बात हमें कहाँ बताइए, ये BNSS में बताइए, CRPC में जो है बताइए, ये आपको देखना है। वो सीज जेड वो जेड को पकड़ लेता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले जाने के लिए। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, यहाँ पे ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया, तो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन अ सेल्फ डिफेंस। हो सकता है कि इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे पता चले कि जेड जो है वो एक सेल्फ डिफेंस में वो काम कर रहा था, उसने मर्डर किया था। तो यहाँ पे ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, उसको लगा था कि उसने मर्डर किया है, लेकिन यहाँ पे ए को भी नहीं पता था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। यहाँ पे देखिए ये बात हमने पहले कवर की थी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए। बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट क्या था, उसको लगा कि जेड ने जो है मर्डर कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जेड जो है वो एक सेल्फ डिफेंस में वहाँ पे उसने मर्डर किया है। ये सेक्शन हमें बताता है। साथ के साथ यहाँ पे एक फेमस केस आता है मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग, वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो एम एच जॉर्ज थे, यहाँ पे उन्होंने कुछ गोल्ड कंटेन किया होता अपने साथ में। अब वो कहीं पे जा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट जो है इंडिया में बॉम्बे में जो है लैंड की गई थी, और वहाँ पे उन्होंने कस्टम ऑफिसर ने सर्च किया तो उनके पास गोल्ड पाया गया था जो कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग एक्सीड कर रहा था। जैसे मान के चलिए हमारे एक पर्सन के पास 500 ग्राम एक गोल्ड की परमिशन है, जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन कोई पर्सन 600 ग्राम ले आता है, 1 किलो ले आता है, तो यही क्या है, यहाँ पे हम उसको मानेंगे कि ये इलीगली वो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है उस गोल्ड को। तो यहाँ पे उनके पास भी एक्सीड पाया था लिमिट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब उन्होंने प्ली ली थी कि जी मुझे नहीं पता था कि इंडिया के अंदर इतना गोल्ड ले जाना एक साथ एक क्राइम है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि हम ये प्रिज्यूम ही नहीं करेंगे कि आपको लॉ के बारे में पता था या नहीं पता था, हम यही प्रिज्यूम करेंगे जो भी हमारे यहाँ पे आता है या जो भी पर्सन इंडिया में रह रहा है, जो भी इंडियन लॉ है, उस सब के सब हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि उस पर्सन को पता है कि ये लॉ हमारा है। मिस्टेक ऑफ लॉ यहाँ पे हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस केस में यहाँ पे ये डिसाइड किया गया था और यहाँ पे उनको कन्विक्ट किया गया था इलीगल गोल्ड के रिगार्डिंग। तो आज का था ये हमारे लेक्चर। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ के रिगार्डिंग। साथ ही अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।